Now, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे एंड अपने अपने एग्जामिनेशंस के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होंगे। सो इफ़ेक्टिवनेस ऑफ फिस्कल पॉलिसी हम स्टडी कर रहे हैं। सो इससे पहले हमने पार्ट वन में हमने फुल क्राउडिंग आउट इफेक्ट स्टडी किया, जो कि एल एम क्लासिकल रेंज ऑफ एल एम कर्व थी। ठीक है, मतलब जो हमारा एल एम कर्व है वो एक सीधा खड़ा डंडा था जिसे हम वर्टिकल एल एम कर्व बोलते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी इनकम है और इसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो घटता है बढ़ता है, उसका इनकम जो है उसमें कोई उसकी दशा में चेंज नहीं आता है। तो इनकम यहाँ स्टैटिक जो है रहती है। इंटरेस्ट रेट जो है वो कितना भी बढ़े या घटे उससे उसका कोई लेन देना नहीं है। ठीक है, तो ये क्लासिकल सिस्टम था जहाँ पर जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको कंप्लीटली वाइप आउट कर दिया गया, उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है इकोनॉमी में। तो प्राइवेट और ये होता किससे है? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के बढ़ने से। ठीक है, तो क्लासिकल सिस्टम में बेसिकली ट्रांजैक्शंस के पर्पसेस के लिए डिमांड फॉर मनी को कंसिडर किया गया है। ठीक है, तो इस वजह से जो है जब इंटरेस्ट रेट का इलास्टिसिटी जो है वो ज़ीरो रहेगी टू द डिमांड फॉर मनी, तो इन्वेस्टमेंट से उसका कोई रिलेशन नहीं रहेगा। तो उस दशा में जब इन्वेस्टमेंट से उसका कुछ लेना देना ही रहेगा, ट्रांजैक्शन पर्पसेस के लिए ही जो है आपकी डिमांड फॉर मनी होगी, तो इसलिए वहाँ पर इनकम की स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो थी बात क्लासिकल सिस्टम की, क्लासिकल रेंज की। अब हम आज पार्ट टू में स्टडी करेंगे पार्शियल क्राउडिंग आउट इफेक्ट, जहाँ पर हम एल एम कर्व की इंटरमीडिएट रेंज की मदद से इसको स्टडी करेंगे। तो हमें ज़रूरत पड़ेगी ISLM मॉडल की। तो ISLM मॉडल जिन्होंने नहीं स्टडी किया है वो पहले ISLM मॉडल जो है वो अच्छे से स्टडी कर लें बारीकी से, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हाथ डालने से पहले ये बेसिक चीज़ें जो हैं वो हमें कवर कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर अब हमारा कर्व जो है वो इंटरमीडिएट रेंज में ये LM कर्व जो है राइट साइड स्टीपर होगा। ठीक है, तो इस दशा में इंटरमीडिएट रेंज या कहें पार्शियल क्राउडिंग आउट इफेक्ट, इसको पार्शियल इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर डेल्टा जी हम जानते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड है और जो डेल्टा आई है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। तो इन दोनों का ही इसमें पार्शियल इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। पार्शियली बोथ आर प्रेजेंट, तो दोनों ही मीन्स ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दोनों का ही एग्जिस्टेंस, दोनों का ही प्रेजेंस रहता है, इसलिए इसको पार्शियल क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट जो होती है गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट बढ़ने से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से बाहर नहीं होती है, ये उसको जो है वाइप आउट कर देता है, बट पूरी तरीके से नहीं करती है। तो दोनों का ही अस्तित्व बन रहता है, इसलिए इसको पार्शियल क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। तो इसको अब फिगर के थ्रू अंडरस्टैंड करें, ये तो ही एक ओवरव्यू। ठीक है, तो पहले इन पॉइंट्स पर स्टडी कर लें, इस फिगर पर हम बाद में आएंगे। ठीक है, पहले इन पॉइंट्स को हम स्टडी कर लें, बेहतर रहेगा। नाउ बात करते हैं पार्शियल क्राउडिंग आउट इफेक्ट। Now, when the LM curve is more steeper, it means the interest rate responsiveness of demand for money is less. अब देखिए, जैसा मैंने बताया क्लासिकल सिस्टम में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो क्या रहती है? ज़ीरो रहती है। बट इंटरमीडिएट रेंज में ये क्या रहेगी? इंटरमीडिएट रेंज में इज मोर देन ज़ीरो। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है, the elasticity of interest rate to the demand for money या कहें responsiveness of interest rate to the demand for money is less या कहें is more than zero। तो यहाँ पर ये जीरो से अधिक रहेगी। जैसा क्लासिकल रेंज में देखा कि वो इलास्टिसिटी बिल्कुल कंप्लीटली जीरो है, वहाँ पर उसका इन्वेस्टमेंट से कुछ लेना देना ही नहीं है। इंटरेस्ट रेट घटे या बढ़े उस पर इन्वेस्टमेंट पर उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बट यहाँ पर क्योंकि ये जो कर्व है ये स्टीपर है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है
कि इंटरेस्ट रेट जो है वो रिस्पॉन्सिवनेस है उसकी। इसका मतलब जो वैल्यू होगी इलास्टिसिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट टू द डिमांड फॉर मनी इज मोर देन जीरो। ठीक है, तो इसलिए स्टीपर का मतलब है कि ये लेस रिस्पॉन्सिव है, बट ये बिल्कुल जीरो नहीं है। ठीक है, ये मतलब है। नाउ the point is that initially the IS and the LM curves interact at the point E naught and the determine income the national income at the point Y naught and the rate of interest at the rate R naught। तो जैसा यहाँ फिगर में दिया है इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, ये हमारा सीधा जैसा पहले था वैसा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट वर्टिकल एक्सिस, और ये हमारा जैसे जैसे राइट में हॉरिजॉन्टल एक्सिस जाता है वैसे वैसे हमारा इनकम बढ़ता जाता है। एलएम कर्व में थोड़ा वो आया है, जैसा मैंने बताया यहाँ पर वर्टिकल था पिछले सेशन में, और यहाँ पर हमारा जो है स्टीपर हो गया है। एलएम कर्व में बदलाव है, बाकी सब कुछ सेम है। एलएम कर्व इज रिलेटेड टू द मॉनेटरी पॉलिसी एंड आईएस इज रिलेटेड टू द फिजिकल पॉलिसी। तो गवर्नमेंट जब कुछ चेंज करेगी एक्सपेंडिचर में या डेल्टा जी में कोई चेंज आएगा तो वो सीधा आईएस कर्व से हमें आईएस कर्व की मदद से हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो एलएम कर्व हमारा बिल्कुल सेम, सॉरी आईएस जो है सेम रहेगा और एलएम जो है वो स्टीपर हो जाएगा थोड़ा। तो अब यहां पर मान लीजिए सपोज गवर्नमेंट क्या करती है कि सपोज द अंडर द एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी द गवर्नमेंट इंक्रीजेज इट्स एक्सपेंडिचर, सो देयर इज अ शिफ्ट इन द आईएस कर्व फ्रॉम आईएस टू द आईएस1। तो जैसा इस फिगर में दिया गया देखिए यहां पर इनिशियली इक्विलिब्रियम जहां पर आईएस और एलएम दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एलएम ये हमारा एलएम है, ये हमारा IS0, ये IS0। तो यहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो हमारा इक्विलिब्रियम हो गया। जो इनिशियल इक्विलिब्रियम है वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा इतना है और इनकम जो है Y0 पर है। अब होता क्या है कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट जो है वो फिस्कल स्टिमुलस करती है, मीन्स अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा देती है, खर्च को बढ़ा देती है, तो उसको हम डेल्टा जी बुलाते हैं। भाई डेल्टा जी बढ़ गया, डेल्टा जी जब बढ़ा आगे उसका इफेक्ट क्या होगा, एक पूरा स्टेप बाय स्टेप एक फिनोमिनन है, एक घटना है। ठीक है, कदम दर कदम एक जो है घटना है, वो कैसे जो है फिर फाइनली इनकम बढ़ती है शॉर्ट रन पे, फिर लॉन्ग रन पर घटकर मतलब क्राउड आउट इफेक्ट होता है ऑन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग रन पर। तो जब डेल्टा जी बढ़ेगा, डेल्टा जी बढ़ गया, डेल्टा जी को जब बढ़ गया तो उसको अगर हमसे कोई कहे कि इसको आप एक्सप्लेन कीजिए कि क्राउडिंग आउट इफेक्ट आप कैसे बताएंगे, तो हमें क्या होगा, डेल्टा जी के बढ़ने से हमने एक और आईएस कर्व जो है ड्रॉ कर दिया। अब इस आईएस कर्व का हमने नाम रख दिया IS1। इसकी वजह से जो गवर्नमेंट ने जो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया, तो यहां पर क्या होगा कि मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से शॉर्ट रन पर, ये इंपॉर्टेंट चीज है, शॉर्ट रन पर ये हमारे मल्टीप्लायर इफेक्ट से इनकम बढ़ जाती है और ये इनकम हमारी Y0 से सीधा जंप करेगी Y1 पर। और ये जो E0 इक्विलिब्रियम है और H तक, ठीक है जी, सॉरी E0H ये हमारा इक्विलिब्रियम, ये H है, यहां तक डेल्टा जी मल्टीप्लाई बाय 1/1 माइनस MPC, ये हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लायर इफेक्ट हो गया। इस मल्टीप्लायर इफेक्ट से क्या हुआ कि पिछले रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ही, मतलब जो हमारे इनिशियल इक्विलिब्रियम पर जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था जो कि R0 पर स्थित है, उस पर शॉर्ट रन पर, यहां मैं लिख देता हूं इसको, शॉर्ट रन पर क्या हुआ कि इनकम बढ़ करके सीधे Y0 से Y1 पर चली गई। अब होगा क्या कि शॉर्ट रन पर तो ये सब बना नहीं रहेगा, समय गुजरेगा, लोगों की डिमांड बढ़ेगी। जब आपने इनकम बढ़ाई है, सॉरी जो एक्सपेंडिचर आपने बढ़ाया है गवर्नमेंट ने, उसके अगले इफेक्ट में जो नेक्स्ट फर्दर इफेक्ट होगा इकोनॉमी पर, उसमें क्या होगा, इनकम आपकी बढ़ गई, डेल्टा वाई आपका बढ़ गया। और जब आपका डेल्टा वाई बढ़ गया तो जब आपने ऑलरेडी ये स्टडी किया होगा कि जब इनकम बढ़ेगी तो डिमांड फॉर मनी भी बढ़ जाएगी। यहाँ पर मनी जो है
वो डिमांड जो है वो भी बढ़ गई। अब जब मनी बढ़ी, जब डिमांड फॉर मनी बढ़ी, जब जैसे जैसे आपकी डिमांड फॉर मनी बढ़ेगी तो डिमांड को जो मनी है जब वो बढ़ती है तो उसको रखने के लिए भी एक कीमत चुकानी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या है? पैसे को रखने की, मनी को रखने की कीमत है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको जितना मनी चाहिए उसके परसेंटेज में, उसके हिसाब से आपको उसका कीमत भी चुकाना पड़ेगा, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे मनी ऑफ जो डिमांड ऑफ मनी है, डिमांड फॉर मनी है, ये बढ़ती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है इसके इफेक्ट में। और जब अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इज नेगेटिवली या कहें इनवर्सली रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये डेल्टा आई को कम कर देगा फाइनली। तो जब ये डेल्टा आई जो है ये कम हो जाएगा तो यहां पर मतलब अभी तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमारा यहां था। जब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा, डिमांड फॉर मनी बढ़ी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से यहां शिफ्ट हो गया R1 पर। अब जब ये R1 पर शिफ्ट हुआ तो हमें मिला एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट, जिसे हम कहेंगे, या आप अपने मन से कुछ और भी नाम रख सकते हैं, मैंने E1 रख दिया। ये हमारा इक्विलिब्रियम हो गया हमारा E1। तो शॉर्ट रन पर जो हमारा मल्टीप्लायर इफेक्ट था E0H इक्वल्स टू डेल्टा G मल्टीप्लाई बाय 1/1 माइनस MPC। ये क्या था? शॉर्ट रन पे हमारी इनकम यहां से यहां बढ़ गई। अब जब लॉन्ग रन पर बात आएगी, जो नए इंटरेस्ट रेट पर, नए इक्विलिब्रियम पर नया इंटरेस्ट रेट जब होगा तो ये क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट में कमी आ जाएगी। ये जो इन्वेस्टमेंट है इसमें फॉल आ जाएगा। और जब ये इन्वेस्टमेंट घटेगी तो इस नए इक्विलिब्रियम के हिसाब से ये हमारी इनकम जो है वो घट जाएगी। इतनी बढ़ी और यहां पर फॉल आया इतना। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर डेल्टा G के बढ़ने से जो इनकम में बढ़त हमें आई थी Y1 पर, वो पूरी तरीके से न घटकर वो कितनी घटी? जो क्राउड मीन्स घटने का मतलब है क्राउड आउट इफेक्ट आया ऑन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। जो डेल्टा आई पर जो डिक्लाइन आया वो हमारा क्या हो जाएगा? KH। ये जो KH है ये हमारा पार्शियल क्राउडिंग आउट इफेक्ट है, क्राउडिंग आउट। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? KH जो है पार्शियल क्राउडिंग आउट इफेक्ट है। अब यहां पर मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो बचा कितना? जो मल्टीप्लायर का जो इफेक्ट है वो हमारा सिर्फ बचेगा E0 से लेकर के K तक। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, E0 के इक्वल्स टू डेल्टा G। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ाने से लॉन्ग रन पर हमारा जो मल्टीप्लायर इफेक्ट से हमारी इनकम बढ़ी, वो बढ़ी कितनी? E0 से K तक। ठीक है, तो ये जो था पार्शियल क्राउडिंग आउट इफेक्ट है, जहां पर फाइनली एट द एंड डेल्टा G के साथ साथ डेल्टा I भी मौजूद है। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या हो गया? KH जो है वो हमारा अब क्राउडिंग आउट इफेक्ट है। ठीक है, शॉर्ट रन पर E0 से H तक मल्टीप्लायर इफेक्ट ने काम किया। ठीक है, ये पुराने इंटरेस्ट रेट पर था, बट लॉन्ग रन पर जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, क्योंकि इनकम ने फाइनली इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, जो इस एक्सपेंडिचर था उसने इनकम बढ़ाया, इनकम ने डिमांड फॉर मनी को इंक्रीज किया, फिर फाइनली इंटरेस्ट रेट बढ़ा, तो ये R0 से R1 पर आ गया। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि इट इज इनवर्सली या कहीं नेगेटिवली रिलेटेड टू दी
इन्वेस्टमेंट। तो जितना ज़्यादा आप मनी की डिमांड करेंगे उतनी ज़्यादा आपको उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी, और वो कीमत है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इसलिए हमारे क्राउडिंग आउट इफेक्ट आया पार्शियली। ठीक है, तो यहां पर दोनों तरीके की इन्वेस्टमेंट मौजूद है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट प्लस इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस हम गवर्नमेंट के लिए यूज करते हैं और इंड्यूस जो है हम प्राइवेट के लिए यूज करते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स, ये था पार्शियल क्राउडिंग आउट इफेक्ट, जहां पर गवर्नमेंट जो है अपने खर्च को बढ़ाती है और फिर उससे एकदम मल्टीप्लायर इफेक्ट से इनकम तेजी से बढ़ती है। ठीक है, पुराने इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, और जैसे ही नया इंटरेस्ट रेट पिक्चर में आता है, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है मनी की, फिर क्या होता है, नए इंटरेस्ट रेट के वजह से इंटरेस्ट रेट की वजह से फाइनली जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो फॉल हो जाती है। बट उतनी फॉल नहीं होती है, पूरी फॉल नहीं होती है, कुछ हद तक रह जाती है। इसलिए दोनों का प्रेजेंस यहाँ पर बना रहता है, डेल्टा जी का भी और डेल्टा आई का भी। तो होप मुझे लगता है कि इससे सिंपल जो है कुछ भी नहीं था। ठीक है, ये सबसे सिंपलेस्ट वे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ताकि आप भी, कोई आपसे इस क्वेश्चन को करे तो आप भी इसी तरीके से उसको एक्सप्लेन कर पाएँ कि पार्शियल क्राउडिंग आउट इफेक्ट जो है वो कैसे काम करता है। ठीक है, सो होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। एंड मिलते हैं इसी तरीके के किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।